हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो फाइनली हमारे पास आज कैपेसिटर की पहले लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी तक वीडियो सीरीज़ में हमारे पास टोटल 14 लेक्चर्स तो आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 लेक्चर्स हमारे गॉस लॉ के हमारे पास आए थे। तो टोटल मिला के 18 लेक्चर्स हम लोग अभी तक कवर अप कर चुके हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी हमारा ये कैपेसिटर वाला टॉपिक अभी बाकी है। इसके ऊपर 5 से 6 क्लासेस लगभग आपके पास आएंगी, जिसमें न्यूमेरिकल्स के साथ ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये कैपेसिटर का पहला लेक्चर है। इसमें ऑलमोस्ट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कैपेसिटर को पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब आपके सिलेबस में भी है और उनमें से कुछ चीज़ें 1-2 नंबर में हमारे एग्जाम्स में भी पूछी हुई हैं। तो कैपेसिटर का बेसिक समझने के लिए, कैपेसिटर की सारी की सारी थ्योरी को आगे पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक जानना ज़रूरी है। तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। अब शील्ड क्या होती है? शील्ड एक तरह की ढाल होती है। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले टाइम पे वॉर हुआ करते थे, तो इस तरह की शील्ड लोगों के हाथ में होती थी, और वो शील्ड उनको किसी तलवार के अटैक से या किसी तीर वगैरह के अटैक से बचाया करती थी। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या है कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जब मेरे पास कोई मेटल कंडक्टर होता है, उस मेटल कंडक्टर भाई, ये सारी की सारी जगह जो है ना, ये क्या है? ये मेटल है। इस मेटल कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है, यानी कोई खोखली जगह है, खाली जगह है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। बाहर चाहे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपको पता है सारा का सारा चार्ज किसी मेटल कंडक्टर को दिया जाता है, तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। तो हमारे पास अगर बाहर से चार्ज आएगा तो कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब इस कैविटी के अंदर अगर किसी इंसान को बंद कर दिया जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। देखो सोचो ना, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, अगर मेरे पास ई की वैल्यू जीरो है, तो जो मेरा पोटेंशियल होता है ना वी, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई करंट ही वहां पे फ्लो नहीं होनेगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर कोई कैविटी होती है, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ को पैक करके रख सकते हैं जिसको हम लोग बचाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक एग्जाम्पल होता है बहुत फेमस कार का। सपोज आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो कार में, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए, थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग जैसी कंडीशन हो जाए, तो उस सिचुएशन में इट्स बेटर कि आप कार के अंदर ही रहो, अपने खिड़की वगैरह सब बंद कर लो कार की। आपको बाहर जाना अलाउ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप कार से बाहर उतर के कहीं ओपन ग्राउंड में खड़े हो रहे हो ऐसे टाइम में, या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हो, तो आपको ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपके आसपास के एरिया में लाइटिंग हुई, तो बिजली अगर गिरी किसी वजह से, तो वो सारा का सारा जो चार्ज है आपके इस कार की अपर सरफेस पे ही लाई करेगा, यानी कि बाहर बाहर वाले हिस्से पे रहेगा, अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपकी जो कार है वो कैसा काम कर रही है? मेटल कंडक्टर का काम कर रही है, और उसके अंदर क्या खोखली जगह है, कैविटी है जिसमें आप लोग बैठे हुए हो, तो उस कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग पाएगा, आप सेफ रहोगे। तो एक तरह से वहां पे कार की बॉडी ने आपको शील्ड कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से आपको बचा लिया वहां पे। तो यही फिनोमिना कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो पढ़ लो थ्योरी। Whatever be the charge and field configuration outside, any cavity in a conductor remains shielded from the outside electrical influence. बाहर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन जैसी भी हो, मेटल कंडक्टर के अंदर कोई भी जो कैविटी होती है, उसका बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी रीजन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से मुक्त कर दिया, उसको फ्री कर दिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो? शील्डिंग बोल रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोल रहे हो। ये किस फैक्ट पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो कंडक्टर। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर हमारे पास कोई कैविटी होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये। एप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है? अभी एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको समझा दी है, थंडरस्टॉर्म वाली, इसको पढ़ लेना, बिल्कुल वही एप्लीकेशन है। एक दूसरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? हम जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कुछ लैब में होते हैं, कि अगर उनके ऊपर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उसकी वजह से उनकी रीडिंग खराब हो सकती है, उनका मैग्नेटिक नेचर इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मेटल के अंदर पैक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट खराब होने से बच जाते हैं। तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से अगर बचाना होता है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया जाता है। और दूसरा लाइटनिंग और थंडरिंग के टाइम पर भी तो जो होता है, मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम यहाँ अच्छे से बना हुआ है, इस चीज को देख लेना।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगर पूछी जाए तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा लिखा दिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और ये कार वाला डायग्राम तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, बनाना चाहोगे बना लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये हमारा बेसिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी कैविटी के अंदर जीरो होता है। मैं ऑलरेडी हमें पता था कि यहाँ सारा चार्ज किसी भी मेटल को जब देते हैं तो उसके आउटसाइड पे लाई करता है, जिसकी वजह से इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, उस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, यानी इसके अंदर जो भी पर्सन होगा वो सेव रहेगा। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने। फैराडे नहीं है, मतलब ये तो एक जैसे एक उस तरह का इलस्ट्रेशन है। फैराडे ने अपने आप को एक पिंजरे के अंदर बंद कर लिया था, एक मेटल केज के अंदर बंद कर लिया था, और नीचे सरफेस कैसी है, नीचे उसने शूज़ वगैरह या फिर कोई भी इंसुलेटर ऐसी चीज़ रख ली थी ताकि उसका कॉन्टैक्ट ग्राउंड से ना हो। तो इसने क्या करा, अब इस केज को उसने बाहर से बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया था। ये टेस्ला कॉइल होती है एक तरह की, टेस्ला कॉइल के बारे में कभी गूगल करना, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। टेस्ला नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर की थी, उन्होंने इस तरह की कॉइल बनाई थी एक। तो टेस्ला कॉइल से बहुत हाई अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफिक्स एनिमेशन दिखा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जब चार्ज इस केज के ऊपर गया था तो जो अंदर कौन बनते, फैराडे बनते। तो फैराडे को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर्टिकुलर केज को दिया, स्टिल उनकी बॉडी क्या रही, प्रोटेक्टेड रही। टच नहीं करना है अंदर खड़े होकर पिंजरे को कहीं से भी, बस ओपनली ऐसे खड़े रहिए अंदर और बिना किसी चीज़ को टच किए, और बाहर जितना भी चार्ज आएगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस केज की बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये फैराडे के थ्रू किया गया एक एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने खुद को केज के अंदर बंद करके किया था। तो इस वजह से इस तरह की जो फिनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को फैराडे केज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपकी एक इलस्ट्रेशन के लिए बताया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया था, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि हाँ ये बात रियलिटी में पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर्स में, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स इंसुलेटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो उनके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। कुछ में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो दोनों दौड़ने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उस केमिकल के अंदर अगर हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, यानी बाहर से हमको वहाँ पर बैटरी या सेल लगा दे, तो उस आयन उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे सब दौड़ने लगते हैं, तो वो भी कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो बाहर से जैसे ही आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रन करने के लिए, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस को रन करने के लिए अलाउ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है, सिल्वर है। सिल्वर आपको पता है कि कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसका मतलब सिल्वर के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। जब बाहर से हम लोग ने एनर्जी अप्लाई करी सिल्वर के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर करंट का फ्लो हो गया। ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट एक मेटल तो नहीं है, बट ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अच्छी कंडक्टर होती है। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दो सब्सटेंसेज विच अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव होने देते हैं फिजिकली। कब, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तब भी। अगर कॉपर का वायर ऐसे रखा हुआ है तब थोड़ी ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, नहीं तो आप इसको टच करोगे तब करंट लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ये कॉपर वायर किसी एनर्जी लाइन से जुड़ा हुआ होता है, जब ये कॉपर वायर में एनर्जी फ्लो हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना है तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंडक्टर्स का बेसिक हो गया। इसी तरह से इंसुलेटर्स देख लो, इंसुलेटर्स उनके अपोजिट हो जाएंगे। इंसुलेटर्स में क्या होगा कि इंसुलेटर का तो भैया सिस्टम ऐसा है, बाहर से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर लो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो वहाँ पे क्यों करते हैं कंडक्टर्स में, इस बात का जिक्र हम आगे देखेंगे फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस के कॉन्सेप्ट में। तो फिलहाल तो ये देखिए, ये डायमंड है मेरे पास, डायमंड के अंदर की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, तो उसके अंदर आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। इसी तरह से ये ड्राई वुड्स के कुछ पीसेज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ये कांच है, ग्लास जिसको बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। डिस्टिल वाटर है, वैक्स है हमारे पास, मोम जिसको बोलते हैं, माइका है, माइका शीट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं, ये सब क्या हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर्स होती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ नहीं करती हैं मूव करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है इस तरह के सब्सटेंसेज में, ठीक है। तो ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की बात हो गई।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। अब देखो नाम से ही क्लियर है, फ्री चार्जेस वो हो जाएंगे जो मूवमेंट के लिए फ्री हैं, यानी वो इधर उधर चल के जा सकते हैं। बाउंड चार्जेस वो हो जाएंगे जो बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं एक जगह पे, वो मूव नहीं कर सकते, फ्री नहीं है वो। अब बात कर लेते हैं पहले मेटल्स की, फिर बात करेंगे नॉन मेटल्स की, दोनों में ही बात करेंगे इन दोनों चार्जेस की। पहले मेटल में देख लेते हैं कि फ्री चार्जेस कौन से होते हैं, बाउंड चार्जेस कौन से होते हैं। अब मेटल सोचो ज़रा, सपोज ये मेरे पास कोई मेटल है, कॉपर समझ लो, कॉपर का मैंने एक एटम ले लिया, ये सेंटर में कॉपर का न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे ऑर्बिट्स में जगह जगह पे क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इतनी बात समझ में आती है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो ये कॉपर के अंदर रिवॉल्व करने वाले ऐसे मैंने रेंडमली कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये मेटल है तो इसके आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी, उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो लूजली बाउंडेड होते हैं अपने पेरेंट एटम से। लूजली बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि जैसे ही बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसी आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको एनर्जी मिलने पे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से कूद के बाहर क्रिस्टल में आ जाते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस। तो इसका मतलब मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, वो उसके फ्री चार्जेस कहलाते हैं। यानी जब एनर्जी सप्लाई की जाएगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को उनके अंदर कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं तो लूजली बाउंडेड है हमें। इसके अलावा जो बहुत पास है न्यूक्लियस के शेल, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पास वाली शेल है, ये उससे दूर वाली शेल है, ये उससे दूर वाली शेल है। तो जो दूर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो तो आराम से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके अलावा जो बचा, अब सपोज करो उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बचेगी ना। तो जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बची इस तरह की, तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं पॉजिटिव आयन बोलूँगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया ना इसने, इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंड होने की वजह से चला गया, इलेक्ट्रॉन तो फ्री चार्ज कहलाया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे रह गए, जो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाए, वो सारे कैसे कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बाउंड चार्ज। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी मेटल में नहीं दौड़ते एनर्जी अप्लाई करने पे, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रन करते हैं जो पर्टिकुलर उस एटम के अंदर लूजली बाउंडेड होते हैं, जिनको एनर्जी सप्लाई करने पे वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। सिर्फ उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ एक जगह पे बैठे रहते हैं, उसको हम इमोबाइल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोबाइल मतलब चलना, इमोबाइल मतलब वो चल नहीं सकते। दीज आर नॉन एज इमोबाइल आयंस। तो वो इमोबाइल आयंस कैसे चार्जेस होते हैं, वो हमारे बाउंड चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं, और उनके अलावा जो हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जो बाहर नहीं आ पाए, जो अपनी ऑर्बिट में बाउंडेड रहे न्यूक्लियस के साथ, वो सारा सेटअप, वो न्यूक्लियस प्लस वो हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन का सारा सेटअप, तो जो पॉजिटिव आयन मेरे पास बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आई होगी। इसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर्स में क्या है। अब इंसुलेटर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस से, इतना ज़्यादा वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि आप एक भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर डिटैच नहीं कर पाओगे, निकाल ही नहीं पाओगे। जब एक भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकाल ही नहीं पाओगे तो उसका मतलब वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसका मतलब भैया यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, इसमें इंसुलेटर्स के अंदर तो जितने भी टाइप के चार्जेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, बाउंड चार्जेस ही होते हैं। यहाँ पे कोई फ्री चार्जेस नहीं होते इंसुलेटर्स में प्रेजेंट, ठीक है। इस वजह से इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते। ये बात ध्यान रखना, इंसुलेटर से आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव नहीं करा सकते, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। तो फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, जो हमारे कैपेसिटर में काम आएगा, वो आती है टर्म डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये ठीक है कंडक्टर आपने पढ़ा दिया, इंसुलेटर आपने पढ़ा दिया, अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या आ गए। तो भैया डाइलेक्ट्रिक जितने भी होते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर ही होता है। एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर को मैं डाइलेक्ट्रिक बोलूँगा। मतलब कि ऐसे मान लो कि दुनिया में जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो सारे कोई ना कोई टाइप का इंसुलेटर होगा, बट हर एक इंसुलेटर को आप डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते। डाइलेक्ट्रिक होने के लिए, डाइलेक्ट्रिक बनने के लिए स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है कि ये डाइलेक्ट्रिक बनने लायक है या नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कि मान लो ये सब्सटेंस है, ये एक्स नाम का सब्सटेंस है, इनिशियली क्या होगा भाई, प्लस माइनस पास पास बैठे हुए होंगे इसके अंदर, नेट चार्ज तो जीरो ही होगा ना। तो ये एक्स नाम का मेरे पास कोई इंसुलेटर सब्सटेंस है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, नेट चार्ज जीरो है। अब ये क्या है, यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रिक मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ बाहर से। अब जैसे ही मैं बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में एक
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो होता क्या है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। भाई एक दूसरे से अलग अलग तो नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव अलग निकल आए पॉजिटिव अलग निकल आए, ये कॉन्सेप्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते। बट ऐसा हो सकता है, कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पहले तो बिल्कुल कोइंसाइड होके बैठे हुए थे, बराबर बराबर में बैठे हुए थे, अब ये थोड़े से अपनी जगह से डिस्टर्ब होके सेपरेट हो सकते हैं, यानी इनके बीच में कुछ गैप बन जाता है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यानी इनके अंदर छोटे छोटे से डायपोल्स बन जाते हैं जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन बन गया ना थोड़ा सा। तो ऐसे इंसुलेटर्स जिनमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, वो इंसुलेटर है डाइलेक्ट्रिक बनने लायक। बात समझ में आ गई ना। तो ये डिफरेंस होता है डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेटर से। तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, हाँ पक्का इंसुलेटर ही होगा, विच कैन बी पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड होने का मतलब इस तरह का बनना, यानी जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थोड़ी सी डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएं, इस चीज़ को पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर है, ठीक है, विच कैन बी पोलराइज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं बट सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ उन्हीं इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे अपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को थोड़ा सा सेपरेट कर दें। बिल्कुल अलग अलग तो हो ही नहीं सकते भाई, इलेक्ट्रॉन डिटैच तो हो ही नहीं सकता इंसुलेटर्स के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी भी तरह के फ्री चार्जेस नहीं होते। हाँ ठीक है भैया, इंसुलेटर है तो फ्री चार्जेस तो हो ही नहीं सकते उसके अंदर। अब डाइलेक्ट्रिक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर का लॉजिक क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, यानी इन डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं इनमें डाइपोल मोमेंट जो टोटल ओवरऑल क्रिस्टल का होता है वो हमेशा ही जीरो होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ये एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक नंबर में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करना था, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे के सारे। तो थोड़ा सा आइडिया होना बेहतर है कि मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि एग्जाम के लिए, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि हाँ डाइलेक्ट्रिक, जब पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक सुनोगे आप बार बार तो इट्स बेटर कि हाँ आइडिया होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो पोलर नॉन पोलर, पोलर ऐसे जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, नॉन पोलर ऐसे जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, इन सच सब्सटेंसेस एक खास बात और होती है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेपरेटेड। सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का सेपरेट रहेगा किससे, नेगेटिव चार्ज से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कभी भी कोइंसाइड नहीं करते। आगे डायग्राम में समझाऊंगा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स है जनरली ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा, नॉन पोलर में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा इनका जीरो होता है, जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। और इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज का वो कोइंसाइड कर जाएगा किससे, नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से। भाई कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं तो कोई इशू नहीं, यहाँ तो देखना ही नहीं है, बट जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयन हैं वहाँ पे उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कैसा मिलेगा, कोइंसाइड हुआ मिलेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे मीथेन है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये हमारे नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, तब की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है और इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है ना पी, जिसको बोलते हैं स्मॉल पी, वो भी क्या होता है, जीरो होता है इनके केस में। और जो पोलर होते हैं मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से लगाया हमने, वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आती है। तो नॉन पोलर कहाँ बनते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में। ये कहाँ बनते हैं, NaCl, HCl है ना, ये समझा दिया मैंने आप लोगों को, अमोनिया, इन सब मॉलिक्यूल में बनते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रखना इन बारे में। अब देखो डायग्राम ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं,
पोलर में देखो हमारे पास HCl का एग्जांपल, अब ये पॉजिटिव होता है H, क्लोरीन नेगेटिव होता है। अब सोचो ज़रा, H का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे इस जगह पे लाई कर रहा है, Cl का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे लाई कर रहा है, तो हुआ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव वाले का सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहेगी ना, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देखो आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, तो हाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा इसके पास। अब यहाँ पे कैसे समझें, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव होते हैं ना इसके पास, जस्ट अ मिनट, इसके पास 2 नेगेटिव होते हैं तो 2 नेगेटिव हो गए। हाइड्रोजन 1 प्लस यहाँ पे, 1 प्लस यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे करके ज्वाइन करने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इस जगह पे कहीं पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, लगभग यहाँ पे बना लो। तो 2H वालों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, यानी ये पॉजिटिव वाले का सेंटर ऑफ मास हो गया ओवरऑल, और नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास तो O पे रखा हुआ है। क्या दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हाँ सर गैप नजर आ रहा है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। तो देख लो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा रखी है, कितना आसान है। तो देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करने का तभी तो डायपोल मोमेंट आएगा। माइनस से प्लस की तरफ आपको पढ़ाया था, तो यही बात हो गई यहाँ पे। यहाँ पे H में देख लो भैया, यहाँ H में तो कोई देखने वाली बात नहीं, जब सेम टाइप के आयन होंगे ना वो तो हमेशा नॉन पोलर ही होते हैं। जब पॉजिटिव जो दो चीज़ें बनाती है ना, H2N2O2, ये सब हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। यहाँ तो ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ देख लो CO2 में, यहाँ पे CO2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी एक जगह पे ऐसे, तो यहाँ पे कार्बन कैसा है, पॉजिटिव वाला होता है एटम, और ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव वाला होता है। तो कार्बन तो पॉजिटिव वाला है ही, सेंटर ऑफ मास अकेला यहाँ पे। अब जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे इसका नेगेटिव और यहाँ पे इसका नेगेटिव, और इनका जो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव वालों को आएगा। आपने 11th क्लास में क्वेश्चन करे हैं ना इस तरह के, भाई 2 मासेस यहाँ पे रखे हुए हैं ज्वाइन करके M1 M2, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पे इक्वल वैल्यू के अगर मास है तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इन दोनों का रेड वालों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, येलो वाले के ऊपर ही आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे हो गए, तो डायपोल मोमेंट कहाँ से आया, तो डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया, नहीं हो गया। और यहाँ पे सब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। होप की बात बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कराने की कोशिश करी है, आपको पोलर और नॉन पोलर का बेसिक आइडिया अब हो गया होगा। इतना बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब जितना ज़रूरी है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन पूछा जाता है, क्या होता है, ये काम आएगा हमारे। इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन को बताया था ना, पॉलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब किसी सब्सटेंस को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थोड़े थोड़े से सेपरेशन पे भी आते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, आपको समझ में आएगा बाद में क्या होता है। इसकी प्लेट लगी हुई है इस तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसके बीच में जो ये आपको ये ऑरेंज सा या येलोइश कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये कोई सब्सटेंस है रखा हुआ था अंदर इसमें। इस सब्सटेंस में क्या हुआ कि बाहर से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस चार्जेस की वजह से, प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से, जो ब्लू कलर के तुम्हें एरो नजर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही इस ऑरेंज सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे तुम्हें नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। तो यानी हुआ क्या है कि जब उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा सेपरेट आउट हो गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन refers to the separation of center of positive charge and the center of negative charge। कब होगा ऐसा, इन अ मटेरियल, किसमें कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत बेसिक्स, बहुत आसान सी ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कॉन्सेप्चुअली डायग्राम में यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन समझ में आ गया, हाँ, कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा सेपरेट करना है हम लोगों को, उनके बीच में गैप क्रिएट करना है कि वो अलग अलग होने की कोशिश करें। भाई पूरी तरह से अलग तो हो नहीं सकते, इंसुलेटर की बात करें या डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो, बट मेटल के केस में तो नेगेटिव बिल्कुल अलग आ सकता है चल के, पॉजिटिव बिल्कुल अलग जा सकता है, क्योंकि वहां पे तो चार्जेस फ्री होते हैं, मूवमेंट अलाउ होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला केस तो पढ़ेंगे कंडक्टर में कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक में कैसे होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको पूरा जितना जानना जरूरी था आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया। डाइलेक्ट्रिक का पूरा एक चैप्टर BSc के अंदर आता है, फुल एक चैप्टर है, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया जाता है। तो खैर अभी आप तो अपने 12th के बारे में ध्यान दो। तो पहला केस कौन सा है पॉलराइजेशन का, इलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन का, वो है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब कोई मेटल। अब मेरे पास ये 2 प्लेट्स थी, एक को पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया, एक को नेगेटिव चार्ज मैंने दिया, यानी कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो मैंने येलो कलर से शो कर रखा है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ। आपने ये पिंक कलर में एक मेटल कंडक्टर लाके यहाँ पे रख दिया,
जैसे ही मेटल कंडक्टर रखा तो इंडक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट का, ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में एयर भी है यहाँ पे, तो होगा क्या, ये साइड होके सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से इकट्ठा हो गए। तो जब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे मेजॉरिटी में आ गए तो इस साइड पे मेजॉरिटी में क्या बचेगा, यहाँ पे मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि इसका मेजॉरिटी का नेगेटिव कहाँ चुका है, लेफ्ट साइड पे जा चुका है। तो राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज बचा इसके अट्रैक्शन की वजह से, मान लो आप चाहे तो हुआ क्या कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया अलग बिल्कुल सेपरेट होके, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये कहानी मेटल में हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकल के उस एटम की ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे वही काम हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक जगह आ गए और बचा क्या दूसरी जगह पे मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मेरे पास आयन बचे। तो अब यहाँ पे इस मेटल कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। कैसा भाई, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको एरो से दिखाया हुआ है, राइट से लेफ्ट की तरफ क्रिएट हो गया। अब होता ये है कि भैया ये माइनस प्लस वाले इधर उधर, यानी माइनस वाले यहाँ पे आते रहेंगे, प्लस वाले यहाँ पे बचते रहेंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता मैग्नीट्यूड में। तो यानी एक सिचुएशन में आके आप इक्विलिब्रियम में लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे डाल देना इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन तुम्हें अपोजिट नजर ही आ रही है। तो हुआ ये किस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ही होता है, बाद में पढ़ाऊंगा, इस रीजन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। किस केस में, कंडक्टर्स के केस में। और मेरी बात तरह ध्यान रखना, मैं यहाँ पे हमेशा प्रेफर करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए बस। मैं यहाँ नहीं चाहूँगा कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो हो जाए। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लगा हुआ है ना कुछ, तो मैं ये चाहूँगा कि बीच में लाके कुछ ऐसा सब्सटेंस रख दूँ जिसके रखने की वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाए। सपोज ऊपर वाली वैल्यू 10 वैल्यू की है, मैं चाहूँगा कि ये नीचे वाला लगभग 3 या 4 वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 10 में से 4 माइनस करके 6 रह जाए, कम रह जाए। क्योंकि आप आगे देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाएगा किसी चीज़ के रखने से तो उससे हमें फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा। बट अभी तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा। अभी तो क्या इशू है, ये भैया 4 नहीं बना रहा है अभी मेटल के केस में, ये 10 का 10 बना रहा है, और 10 और 10 क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। तो यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंडक्टर का समझा दिया। तो ओवरऑल मान के चलिए कि इन प्लेट के बीच में कंडक्टर रखने का कोई फायदा नहीं है, उससे हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होता, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर को हम अवॉइड करेंगे। बट डाइलेक्ट्रिक ऐसे नहीं है, वो काम आएंगे हमारे। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे आप इनमें देखोगे। अभी आपको पहले समझा देता हूँ बात कि वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरनल के बराबर नहीं हो पाएगा। तो बराबर नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब एक्सटर्नल हमेशा ज़्यादा रहेगा, इंटरनल कम रहेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा डिक्रीज तो होगा ही होगा। भाई 10 वैल्यू का अगर कोई इधर लगा हुआ है, 4 का कोई इधर लग जाए तो टोटल 6 वैल्यू बचेगी ना। तो 10 से 6 हो गई, कम हो गई, अच्छी बात है, काम आएगी आगे। अब समझ लो डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, यही आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग किस तरह से पॉलराइज कर सकते हैं, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक कैसे पॉलराइज्ड होता है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ही पढ़ना है पूरे कैपेसिटर में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक तरह का इंसुलेटर होता है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी समझ लो। मेरे पास मेरी वो दोनों प्लेट जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास कैसे होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी, ठीक है। देखो मैंने अगले वाले डायग्राम में दिखा दी वो डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। ये बीच में मैंने जो स्लैब रखा है, ये स्लैब किसका है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है मेरे पास। हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा तो इस पॉजिटिव वाली प्लेट से अट्रैक्ट होके यहाँ पे नेगेटिव वाले एक साइड पे, अब देखो सारे चल के नेगेटिव एक साइड पे नहीं आ सकते ना, प्रॉब्लम है ना। डाइलेक्ट्रिक होता तो एक तरह का इंसुलेटर है, तो हुए क्या, जो अपनी जगह पे थे वो अपनी अपनी जगह पे रहे सारे मॉलिक्यूल्स, उनमें से पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, थोड़े थोड़े दूर हो गए। भाई पहले ऐसा था कि प्लस माइनस एक जगह बैठे हुए थे आराम से, जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये माइनस प्लस कुछ इस तरह की शक्ल में चेंज हो गए। माइनस किस साइड रहा, ये माइनस रहा
पॉजिटिव वाले के साइड, और प्लस किस साइड रहा, प्लस रहा नेगेटिव वाले की साइड। देख लो आप माइनस जो है सबके वो हमारे पास इस प्लस वाली साइड में, देख लो हर एक मॉलिक्यूल का माइनस आप देख लीजिए, हर एक मॉलिक्यूल का माइनस किस साइड पे, प्लस वाले की साइड में, इस प्लस प्लेट की साइड में है, और हर एक मॉलिक्यूल का प्लस वाला पार्ट देख लीजिए किस साइड पे, माइनस वाली साइड पे है। तो इस तरह की शक्ल हो गई उस डाइलेक्ट्रिक की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पे, यानी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। इसी चीज़ को तो क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने प्लेट की हेल्प से लगाया उसकी प्रेजेंस में ये पोलराइज्ड हो गया, है ना। अब फायदा क्या हुआ इससे, तुमने पोलराइज तो कर दिया। अब जरा थोड़ा और सुनो ध्यान से, ठीक है, पोलराइज्ड हो गया, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर डायपोल बन गई। अब ये वाला जो प्लस वाला कॉलम है, देखना ध्यान से, जो ये वाला पूरा प्लस वाला कॉलम तुम्हें नजर आ रहा है, ये प्लस वाला कॉलम अगले वाले माइनस वाले कॉलम से कैंसिल हो जाएगा। भाई ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो उसका मतलब इस पूरे सेटअप में, एनसीईआरटी का भी ध्यान से पढ़ना, सब दे रखा है इन्होंने, इस पूरे सेटअप में जो इतना चार्ज था वो चार्ज तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, जो मैंने ग्रीन कलर की बाउंड्री में बंद करा है। डाइपो इसके अंदर हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या बचा जिसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, ये नेगेटिव वाला कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे और ये पॉजिटिव वाला राइट साइड पे। क्यों, ये भी तो प्लस माइनस है, ये भी तो कैंसिल हो जाने चाहिए। भैया ये पास पास नहीं है, इनके बीच में गैप है, काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। तो फाइनली होता ये है, कंक्लूजन ये है कहानी का कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप लोगों ने रख दिया उसके बाद इंटरनली ये सारे कॉलम तो कैंसिल आउट हो गए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि एक ऐसी सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है जिसके लेफ्ट साइड में कैसे चार्जेस बचे हैं, नेगेटिव, राइट साइड में कैसे चार्जेस बचे हैं, पॉजिटिव। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने इस तरह का बिहेव करा है। अब देखो कम कम चार्ज होंगे ना, पहले वाले केस में आप लोगों ने जो बनाई थी रो, आपको दिखा दूं, वहां पे डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल लेयर्स आप लोगों ने शो की हुई हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव, बहुत सारा पॉजिटिव, जिस वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ कि उसने एक्सटर्नल को कैंसिल कर दिया। यहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बेचारे इतने सारे तो बीच में मर गए हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉर्नर में बचा, थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे बचा, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हुआ ही हुआ, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम वैल्यू का क्रिएट हुआ। तो मान लो कि ये बाहर वाला 10 वैल्यू का था, अंदर वाला 4 वैल्यू का, तो नेट कितना बचा, नेट मेरे पास 6 वैल्यू का बचा, यानी जो मैं चाहता था वो अचीव हो गया फाइनली। तो कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि मेरे पास मेरा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो दो इस तरह की सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये इंड्यूस सरफेस है ना, इस तरह से यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, मान लो सिग्मा पी माइनस में, यहाँ की कैसी है, प्लस की सिग्मा पी है। तो इस तरह की ये जो दो लेयर हो गई सरफेस की, इस तरह का हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। इसी चीज को देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है, हेंस पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेसेस। जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है वो किसके बराबर है, दो चार्ज सरफेसेस के बराबर है, जिन पे इंड्यूस चार्जेस कैसे डेंसिटी के हैं, प्लस माइनस सिग्मा पी डेंसिटी के हैं। देख लो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, पोलराइज्ड होने के बाद बीच वाले तो कट गए हैं, और बाकी बचा हुआ स्लैब कैसा बिहेव कर रहा है, इस तरह का बिहेवियर बच रहा है कि एक साइड पे नेगेटिव बचा इतनी डेंसिटी का, एक साइड पे पॉजिटिव बचा इतनी डेंसिटी का, जिसकी वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया और मेरा काम चल गया। कैसे चला मैं आपको बता रहा हूं, आगे समझाऊंगा। बस ध्यान रखना कि हाँ, डाइलेक्ट्रिक को रख देने पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और ये बात बहुत काम आएगी आपके। तो ये प्रॉपर डायग्राम से भैया हर एक बात को बहुत क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करिए। पहले सिचुएशन ये थी, बाद में मैंने एरो बनाया, बाद में सिचुएशन ये हो गई है, जिसमें यहाँ पे मैंने इनको कैंसिल आउट करके दिखा दिया है। ठीक है, ये पूरी कहानी एक बार देख लो। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट सेपरेटेड अ लिटिल बिट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, हेंस डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड। हुआ है ना, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो गए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ फर्स्ट कॉलम कैंसिल द नेगेटिव चार्ज ऑफ सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। पहले कॉलम का पॉजिटिव चार्ज अगले के नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, अगले का पॉजिटिव उससे अगले के नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, करते करते ये बीच वाले सारे कैंसिल हो गए, ये लिखा हुआ है। फाइनली देयर इज अ नेट अनकैंसल्ड नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस पे एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बचा जो कैंसिल नहीं हो पाया, अनकैंसिल, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ बचा, राइट फेस पे बचा। तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट फेस पे बचा फाइनली, और पॉजिटिव चार्ज राइट फेस पे बचा, जो कैंसिल आपस में नहीं हो पाए क्योंकि इनके बीच में कोई डिस्टेंस थी। Hence polarized dielectric is equivalent to two charge surface। आपको समझा दिया फाइनली, ये जो polarized dielectric है ये तो ऐसा ही, भाई ये मर नहीं जाएंगे चार्ज, ये तो अपने जस्ट सोचने के लिए बनाया है कि हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बीच वालों का, सिर्फ इफेक्ट इन वालों का बचेगा, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो फाइनली नेट कंक्लूजन ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई गेट्स रिड्यूसेस।
जब हम क्या रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। तो अब ये बात याद आ जानी चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पे। तो ये केस था पोलराइजेशन का, बहुत अच्छे से बात को समझ लेना और उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट डाइलेक्ट्रिक का और है कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक है एक तरह का इंसुलेटर, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, आपने सपोज ये पॉजिटिव प्लेट आपकी थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये नेगेटिव प्लेट यहाँ पे थी आपके पास, आपने क्या करा इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरने में हमें पता है ये ऐसा बिहेव करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बीच के सारे कैंसिल आउट की तरह बिहेव करेंगे। ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन का डायग्राम है, ऐसा नहीं होता है। बनता तो हमेशा कैसे है, हमेशा बनते तो इस तरह के डायपोल्स हैं ये, बाकी क्या कर जाते हैं आपस में कैंसिल कर जाते हैं, इस वजह से हम लास्ट वाले दिखा रहे होते हैं। बट आप जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो एक सिचुएशन में क्या होगा, ये सारा चार्ज एनवायरनमेंट में लीक करना स्टार्ट कर देगा, यानी ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा दिया कि वो डाइलेक्ट्रिक ही खराब हो गया पूरा का पूरा, यानी एक तरह से आपका कैपेसिटर फूक गया। तो देखो ये लिखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको आप अपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगा सकते हो, जिस वजह से वो डाइलेक्ट्रिक अपनी सेफ लिमिट के अंदर अंदर काम करता रहे, वो खराब ना हो। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। ये अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, हमें वैल्यूज याद नहीं करनी है। The maximum value of electric field that can be applied safely across the plates of capacitor without breaking the insulating property of dielectric substance. Dielectric substance की insulating property break ना हो जाए। insulating property break होने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से निकल के नेगेटिव बाहर ना जाए, क्योंकि होता क्या है, मतलब नेगेटिव तो बाहर आता नहीं है, ओवरऑल जो आसपास की एयर होती है ना, ये एयर आयोनाइज हो जाती है, एयर का ही आयोनाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से चार्ज एनवायरनमेंट में लीक करने लगता है और हम बोलते हैं कि स्पार्किंग हुई है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर क्या हो गया, खराब हो गया है। तो इसका मतलब बाहर से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया कि उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, वो डाइलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ थी या जो उसका जो ब्रेकडाउन रीजन था वो आउट हो गया, और वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, फाइनली खराब हो गया है। तो उस डाइलेक्ट्रिक मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं सो दैट वो सेफली वर्क करे। ठीक, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार एग्जाम में आई हुई है पिछले 10 सालों में। ठीक है जी, तो इतनी कहानी हमारे पास आज। बेसिक मैंने आपको कैपेसिटर का बैकग्राउंड समझा दिया है, मतलब कैपेसिटर तो नहीं पढ़ाए हैं, कैपेसिटर पढ़ाने के लिए जो चीज़ें मेरे को चाहिए, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, ये सब स्टोरी मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे शुरुआत में आपकी कैपेसिटर से ही करूँगा। ठीक है, चलो।